नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली की सीमा पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे किसान अब संसद की ओर मार्च करेंगे। बता दें, हजारों किसान 24 नवंबर से दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर तथा दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसानों ने दिल्ली के अंदर दाखिल होने की कोई कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब किसानों का कहना है कि वो संसद की ओर मार्च करेंगे। किसान नेता हरिंदर सिंह लाखोवाल ने कल होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर कहा कि ट्रैक्टर परेड सड़क के सिर्फ एक तरफ होगी, ताकि दूसरी तरफ रास्ता आपात स्थिति के लिए खुला रहेगा। हर 100 मीटर पर वॉलंटियर भी तैनात किए जाएंगे। किसान परेड के लिए 1000 से अधिक वॉलंटियरों को ट्रेनिंग दी गई है। सभी के लिए ड्रेस कोड भी तय किया गया है। इसके अलावा उन्हें वॉकी टॉकी भी दिए जा रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि ट्रैक्टरों पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लहराया जाएगा। इसके अलावा किसान संगठन अपने संगठन के झंडे भी लाएंगे। साथ ही खालसा पंथ का झंडा भी संगठन और ट्रैक्टरों पर लगाया जाएगा। वहीं किसान सोशल आर्मी से जुड़े अनूप चुनौत के मुताबिक किसान संगठन रैली को कवर करने के लिए ड्रोन कैमरे भी तैनात करने जा रहे हैं। भाकपा माओवादी ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि किसानों के सामने संघर्ष के अलावा कोई चारा नहीं है। माओवादी संगठन की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार बार बार बातचीत करके इस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। माओवादी प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा, भारत सरकार ने कृषि बिलों पर चर्चा के बगैर ही विपक्षी दलों के साथ सलाह मशवरा किए बिना ही कानूनी जामा पहना दिया है। दिल्ली में किसानों की गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर रैली से एक दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान ट्रैक्टर परेड के लिए गणतंत्र दिवस की जगह कोई और दिन भी चुन सकते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम एक लोकतंत्र हैं और अगर कोई किसी बात से असहमत है और अलग नजरिया रखता है तो हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। जब हमने देखा कि कुछ किसान, हालांकि जिनकी संख्या बहुत कम है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें संकट को बातचीत से सुलझाना चाहिए और सरकार को अब भी हल निकलने की उम्मीद है। हालांकि मंत्री ने कहा कि वो दुखी हैं कि पंजाब के कुछ किसान संगठनों की वजह से बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में और नए कृषि कानूनों के विरोध में आज मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की संख्या में किसान और कामगार जमा हुए। प्रदर्शन कर रहे किसान राजभवन की ओर भी बढ़े, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वहीं आजाद मैदान में किसानों को संबोधित करते हुए एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि ठंड के मौसम में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 60 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने उनके बारे में पूछताछ की है? क्या ये किसान पाकिस्तान के हैं? किसानों को संबोधित करते हुए शरद पवार ने राज्यपाल को भी निशाने पर लिया। पवार ने कहा कि आप राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन जा रहे हैं। महाराष्ट्र ने आज तक ऐसा राज्यपाल नहीं देखा। उनके पास कंगना रनौत से मिलने का समय है, लेकिन किसानों से मिलने का नहीं। ये राज्यपाल की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वे यहाँ आते और आपसे मिलते। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हुए समारोह में उनके बोलने से पहले जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे को लेकर एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। ममता ने सोमवार को एक समारोह में कहा, मैं उस कार्यक्रम में गई थी और कुछ उग्र उन्मादी विद्रोहियों ने मुझे प्रधानमंत्री मोदी के सामने चिढ़ाने की हिम्मत दिखाई। वे मुझे नहीं जानते हैं। अगर आप मुझे बंदूक दिखाएंगे तो मैं हथियारों का भंडार दिखाऊंगी, लेकिन मैं बंदूक की राजनीति में यकीन नहीं करती हूँ। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ममता बनर्जी ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी पहले भी बंगाली महानुभावों का अपमान करती रही है और अब भी ऐसा ही कर रही है। आज कॉमेडियन फारूकी की जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस रोहित आर्य ने फारूकी से पूछा कि आप अन्य लोगों के धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ क्यों उठाते हैं? आपकी मानसिकता में क्या खराबी है? आप अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा बेंच ने फारूकी के वकील से पूछा कि क्या वो जमानत अर्जी वापस लेना चाहते हैं, जिस पर वकील विवेक तनखा ने कहा कि फारूकी ने कोई अपराध नहीं किया है और उनको जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि एक अन्य वकील ने जब कहा कि फारूकी ने भगवान राम और सीता के खिलाफ भी और आपत्तिजनक बयान दिए हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने कहा, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बता दें, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस एक बार कह चुकी है कि उसके पास फारूकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोलकाता में हुए कार्यक्रम में जय श्री राम के नारों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी की खबरों के बीच अब नेताजी को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेताजी की 2 तस्वीरों का अनावरण करते हुए फोटो अपलोड किया था।
जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इन तस्वीरों को अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी की बताने लगे और कहा गया कि राष्ट्रपति ने गुमनामी फिल्म में नेताजी का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रसेनजीत की तस्वीर का अनावरण कर दिया है। हालांकि बाद में ऐसे कयास तब छटने लगे जब पता चला कि असल में ये तस्वीर नेताजी के पोते चंद्र कुमार बोस ने ही पहले ट्वीट की थी। बीजेपी नेता और नेताजी बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने बीते साल एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ट्वीट की थी। 11 जनवरी 2020 को पोस्ट की तस्वीर और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अनावरण किए हुए पोर्ट्रेट में समानता देखने को मिल सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ही वह व्यक्ति हैं जिनके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले ही उसकी जानकारी रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को मिली। वैसे उन्होंने अपने दावे को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में एक रोड शो के दौरान ये बात कही। कोरोना संकट के लॉकडाउन में जब भारत के आम लोगों और गरीबों की नौकरी जा रही थी, उनको भूखों तक रहना पड़ रहा था, उस वक्त भारत के अरबपतियों की संपत्ति 35% ज्यादा बढ़ गई है, जबकि वहीं उसी वक्त देश के 84% घरों को आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ा। अकेले अप्रैल में हर घंटे 1,70,000 लोगों की नौकरी जा रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बढ़ती असमानता कड़वी है। महामारी के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने 1 घंटे में जितनी संपत्ति बनाई, उतना कमाने में भारत के एक अकुशल कामगार को 10,000 साल लग जाएंगे। वहीं 1 सेकंड में उन्होंने जितना कमाया, उतना कमाने में 3 साल लगेंगे। ऑक्सफैम ने कहा है कि महामारी और लॉकडाउन का अनौपचारिक मजदूरों पर सबसे बुरा असर हुआ। इस दौरान करीब 12 करोड़ 20 लाख लोगों ने रोजगार खोए, जिनमें से 9 करोड़ 20 लाख अनौपचारिक क्षेत्र के थे। वहीं दूसरी ओर भारत अरबपतियों की संपत्ति के मामले में अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। भारत के 11 प्रमुख अरबपतियों की आय में महामारी के दौरान जितनी बढ़ोतरी हुई है, उससे मनरेगा और स्वास्थ्य मंत्रालय का मौजूदा बजट 1 दशक तक का प्राप्त हो सकता है। टीआरपी घोटाले को लेकर बार्क इंडिया के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता ने मुंबई पुलिस को एक लिखित बयान दिया है, जिसके बाद अर्नब की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। पार्थोदास गुप्ता ने दावा किया कि उनको रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने छुट्टियां बिताने के लिए 12,000 अमेरिकी डॉलर दिए थे। इसके अलावा उनको 3 साल के दौरान कुल 40 लाख रुपए भी मिले, जिसके लिए उनको रिपब्लिक के पक्ष में रेटिंग में छेड़छाड़ करनी थी। टीआरपी में छेड़छाड़ करने की यह जानकारी उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट से मिली है जो कि टीआरपी घोटाले मामले में पुलिस द्वारा दायर की गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।